पिया था, ना खाना खाया था। उसने इतना ही बताया मेरे को कि मम्मी मेरे हाथ पैर सूज गए हैं, मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता। तो मेरे पे क्या गुजरी मैं बता नहीं सकती। मैं इतना ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बेटे के नीचे बिछा क्या दूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा सकती। सभी माँओं को ये कहती हूँ कि अपनी टेंशन हटा के भगवान से प्रेयर करो, भगवान सबकी सुनता है, ऐसा नहीं सुनता है। जब दिल से कोई बोलता है सब सुनता, और बच्चों के लिए तो ज़रूर सुनता है। और एक बच्चा का बहुत दुख लगा कि मतलब वो भी वापस आ जाता, उनके लिए भगवान ने नहीं सुना। वो पता नहीं वो भगवान उस वक्त कहाँ चले गया था। तो दोस्तों, सबसे गंभीर मुद्दा ये चल रहा है कि इस समय यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। रशिया ने वहाँ आक्रमण किया हुआ है और आज युद्ध का जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11वां दिन है दोस्तों। कई हमारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हैं और दोस्तों उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा है। भारत में लगभग 16 लाख, मैं लगभग 16 लाख बता रहा हूँ, वैसे आंकड़ा तो है 15.88 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने नीट यूजी के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, परीक्षा दिया था, जिसमें से 7.7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया। और आश्चर्य की बात बता रहा हूँ दोस्तों, इसे नोट कीजिए। भारत में लगभग 1 लाख सीटें हैं मेडिकल की, महज 1 लाख सीटें हैं और जो एग्ज़ाम क्लियर किया कितने 7.7 लाख। और एडमिशन कितने लोगों का हुआ, कितने बच्चों का, केवल 1 लाख। ये मैं राउंड फिगर में आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। और भारत से यूक्रेन जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए वो लगभग 30,000 बच्चे, लगभग 30,000, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। 30,000 जो छात्र हैं वो यूक्रेन गए। उसके अलावा जो अन्य बच्चे हैं वो चाइना या अन्य देशों में गए होंगे। अब सवाल फिर वही उठता है कि 7.5 लाख बच्चों का उन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया, उसका एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद महज 1 लाख बच्चों का ही एडमिशन हुआ। उसमें तरह तरह की बातें हो सकती हैं। इसका मतलब, और 1 लाख बच्चों का इसलिए हुआ क्योंकि सीटें उतनी हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल कॉलेज भारत में नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सीट कम है, इसलिए बहुत सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन लगा दिए जाते हैं। बच्चों को बड़ा कठोर मेहनत भी करना पड़ता है। तो दोस्तों जब मेडिकल की सीटें कम है तो मेडिकल कॉलेज कम है, और मेडिकल कॉलेज कम क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल आपका होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये सवाल नहीं करते। हम लोग सवाल क्या करते राजनेताओं से, हमारा मंदिर बना कि नहीं बना वहाँ पे, हमारी मस्जिद बनी कि नहीं बनी, हमारा गिरजाघर, हमारा बौद्ध विहार, हमारे जो भी धार्मिक स्थल है, हम उसी की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन कभी भी हम अपने राजनेताओं से शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, अच्छे कॉलेज होने चाहिए, उसकी बात नहीं करते हैं। बस पूंजीपतियों के हाथ में हमने शिक्षा भी दे दी है, स्वास्थ्य भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर बहुत कम कॉलेज हैं और इसी कारण केवल 1 लाख बच्चों का एडमिशन हुआ। और एक सबसे बड़ा रोचक आंकड़ा ये बताने जा रहा हूँ, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम की जो मूर्ति बनी है उसमें 3,000 करोड़ का खर्च आया है, और इसके बहुत सारा हिस्सा, और ये मूर्ति बनाने वाले कौन है, चाइना के लोग। और इस मूर्ति का आधे से ज़्यादा जो पैसा जो खर्च हुआ 3,000 करोड़, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। वो 3,000 करोड़ जो है उसमें से काफ़ी पैसा चीन ले गए चला गया। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 198 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये आंकड़ा भारत सरकार का है। ये आंकड़ा है कि 198 करोड़ में एक मेडिकल कॉलेज बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3,000 करोड़ में वो मूर्ति बन सकती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं। और बच्चे हमारे दिन रात मेहनत करते हैं, और केवल 1 लाख बच्चों में, जहां करोड़ों की आबादी है भारत की, उसमें से केवल 1 लाख बच्चों का इस देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। और जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। किसी के बच्चे आज
हमारे बीच में नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे, उस युद्ध की बलि चढ़ गए दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे शहर का एक बच्चा, एक छात्र यूक्रेन गया हुआ था मेडिकल की पढ़ाई करने। बहुत खुशी की बात है कि वे जैसे तैसे भारत लौट आया है। उनके माँ बाप का जो स्वाभाविक है, बड़े खुश होंगे कि हमारा बेटा सुरक्षित घर आ गया है। तो मैं उस बच्चे से मिलने जा रहा हूँ दोस्तों। मैंने जो आपको जानकारी दी, थोड़ा सा सोचिएगा। ये मेरा राय है कि हमें अपने राजनेताओं से, अपने सत्ता जो शासन चलाते हैं उनसे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, या हमारा जीवन कैसे अच्छा हो सके, हमारे का मतलब ये है इस देश के हर नागरिक का, वहाँ पे फिर से आप लोग सरकारों का काम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए केंद्रित रखिए। सरकारों को आप अपने धार्मिक प्रतीकों के लिए उनसे ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, उनसे सवाल जवाब मत कीजिए, क्योंकि सरकारें जो है ना कहीं इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करके हमें भावनात्मक मुद्दों में बहला कर वोट ले लेती है और क्या करती है, आपको अपने हाल में छोड़ देती है। और हमारे बच्चे जब ऐसी स्थिति आती है तो बेचारे परेशान होते हैं। और जिनके पास पैसा है तो उनके माँ बाप तो विदेश भेज भी देते हैं पैसे पढ़ने के लिए, लेकिन जो गरीब होते हैं ज़रा उनके लिए भी सोचिए। तो बहरहाल मैं अभी जाता हूँ उस छात्र से मिलने जो यूक्रेन से वापस आ गया। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अभी। जो बच्चा, जो छात्र यूक्रेन से भारत वापस आया है, लगभग उसके घर के आसपास में हूँ, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो अभी मैं फ़ोन लगाता हूँ कि किधर आना है, और बाकी की जो पूरी अपडेट है, जो इंटरव्यू लूँगा, जो चर्चा करूँगा, उस विस्तृत चर्चा को आप, हमारा एक चैनल है WLBS या बी लव बाबा साहब, आप सर्च कीजिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहरहाल मैं जाता हूँ और उस बच्चे से आपकी बात भी कराऊँगा, कोशिश करूँगा। ओके। तो दोस्तों मैं, ये दीपांशु हैं, दीपांशु के पास पहुँच चुका हूँ, इनके घर पर। और यही दीपांशु हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे थे। अच्छा दीपांशु, मैं आखिरी में, क्योंकि दोस्तों अगर आप, इनसे मेरी बहुत लंबी चौड़ी बात हुई है, उससे यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है WLBS न्यूज़, उसके माध्यम से हमने इनसे पूरा इंटरव्यू लिया है, क्या क्या इनके साथ बीती, उस पर बात करेंगे। दीपांशु, वैसे आप हमारे दर्शकों को हेलो बोलो। हेलो, मेरा नाम दीपांशु बुगाड़ है। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, सेकेंड ईयर से। टर्नोपिल में रहता हूँ मैं। अच्छा दीपांशु, मैं आपसे ये बोल रहा था, आप जब बोल रहे थे, जब सिचुएशन बड़ी गंभीर हो गई थी, जब आप बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे थे, वो 3-4 दिन, आप 8-9 दिन शायद आप भूखे थे, आपने पानी नहीं पिया था, उस दौरान में आपके मन में क्या आया था? आपको लग रहा था कि आप मैं इंडिया सुरक्षित पहुंच पाओगे? नहीं, उस टाइम कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इंडिया आ सकता हूँ। मेरा यही चल रहा था कि मैं वापस चले जाऊँ अपनी सिटी, अपने हॉस्टल चले जाऊँ, वहीं पे रहूँ। जबकि आपको पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी में बम भी फेंके जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे पता चल रहा था कि अटैक होंगे, लेकिन फिर भी एक हार मान चुके थे सबने, स्टूडेंट ने, कि आप वापस चले जाएँ। तो दोस्तों अब ये दीपांशु थे, दीपांशु घर पहुंच गए हैं। आप टेंशन नहीं लो, आप घर पहुंच गए हो, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई होते रहेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे परिवार के हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई शादी ब्याह होता है ना, कि या कोई कार्यक्रम होता है तो घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। आपका नाम क्या सर? अशोक निखारी। आप इनके दीपांशु क्या है लगते हैं? हाँ, इनके मामा लगते हैं। अच्छा, मैं नागपुर से हूँ। बीच में हैं आप, इनकी मम्मी हैं। हाँ, दीपांशु की मम्मी से मिले। नमस्कार। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कुछ कहना चाहूँगी कि मेरा बेटा इतना सुरक्षित आ गया। जब वो फंसा था तो मतलब मैंने 8 दिन से खाना नहीं खाया था, पानी भी नहीं जा रहा था, बस रोना ही रोना आ रहा था मेरे को कि मैं अपने बेटे को कैसे ले आऊँ, कैसे जाके ले आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, मेरा बेटा कैसे दिख जाएगा, क्योंकि मेरे को वो दिख नहीं रहा था, मेरे से बात नहीं हो रही थी। मेरे को बहुत मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ से देख लूँ उसको और कैसे देख लूँ, किस तरह से मैं उसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, और किस तरह से मैं अपने बेटे को अपनी गोदी में उठा के लाऊँ, कि कैसे लाऊँ, छुपा के लाऊँ, कैसे लाऊँ, किसी भी तरह मेरा बेटा बस वापस आ जाए, सुरक्षित आ जाए जहाँ भी हो। मैं सब बच्चों को यही दुआ करती थी कि सब बच्चे सुरक्षित आ जाए, जिस तरह मेरा बेटा भी उसमें शामिल था, ताकि मेरा बेटा सही सलामत आ जाए। और मेरा बेटा जैसा आया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ज़मीन में हूँ या कहाँ हूँ, मैं कैसे उसको अपने गले लगाऊँ और कितना मतलब उसको मैं हट कर रही थी, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। बस मेरे बेटा आते तक के मतलब ऐसा ही लग रहा था कि मेरा बेटा कब आ जाए। जिस वक्त वो फंसा था 3 दिन तक के, पानी नहीं पिया था, ना खाना खाया था, उसने इतना ही बताया मेरे को कि मम्मी मेरे हाथ पैर सूज गए हैं, मैं चल नहीं सकता, मैं
बैठ नहीं सकता। तो मेरे पे क्या गुजरी मैं बता नहीं सकती। मैं इतना ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बेटे के नीचे बिछा क्या दूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा सकती थी। बस भगवान के सामने प्रार्थना करते थे कि भगवान मेरे बेटे को किसी न किसी तरह कोई भी रूप में जाके उसको सही सलामत रखो, उसकी सुरक्षा करो, उसी जैसा भी करना करो। लेकिन मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ इतना संघर्ष करने के बाद भी सुरक्षित वापस आया करके ना। बस मैं यही कहती हूँ और सभी बच्चों सुरक्षित आए। सभी माँओं को ये कहती हूँ कि अपनी टेंशन हटा के भगवान से प्रेयर करो। शायद भगवान सबकी सुनता है, ऐसा नहीं सुनता है। जब दिल से कोई बोलता है सही सब सुनता, और बच्चों के लिए तो ज़रूर से सुनता है। और एक बच्चा का बहुत दुख लगा कि मतलब वो भी वापस आ जाता। उनके लिए भगवान ने नहीं सुना, लेकिन वो पता नहीं वो भगवान उस वक्त कहाँ चले गया था ये नहीं। लेकिन मैं उसको भी कहती हूँ कि वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, शायद उसके नसीब में यही लिखा होगा। चलिए, आपने आपकी पूरी भावनाओं को मैं आदर करता हूँ। Thank you। आपका बेटा वापस आया, सबसे हाँ, बड़ी हाँ, खुशी इस बात की यही है। है। और आपके बेटे ने हिम्मत रखी, सबसे बड़ी बात ये है। मेरा बेटा मतलब सबसे हिम्मतदार है। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है, और इसका आपका बोलना चाहिए। हम अच्छा करते तो हमें अच्छा मिलता है, ये हकीकत है। हमारे बीच में आप क्या हैं बेटे की? मैं मोर्शी जी। बताइए, मौसी जी भी आ गए हैं।